इस पर टिपिकल क्वेश्चन कैसे बनेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछेगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे पूछेगा, यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। एक प्रोजेक्टाइल में इतना चीज हम लोग निकाल चुके, कैसे निकला है भी हम डिटेल बता दिए। तो इन्हीं सब इक्वेशन के कंसेप्ट के आधार पर आपका इसमें ऑब्जेक्टिव यानी कि मैक्सिमम हाइट कब होगा, या इतना एंगल पर फेंका गया तो रेंज कितना होगा, या इतना रेंज प्राप्त करने के लिए किस एंगल पर फेंका जाएगा, किस तरह से क्वेश्चन को ट्विस्ट करता है, क्वेश्चन को बहुत लंबा बना देगा। आपको पता चलेगा कि बहुत फास्ट क्वेश्चन होगा, लेकिन नहीं, जब उस कंसेप्ट को आप जाने रहिएगा तो पता चलेगा कि नहीं, ये तो जवानी बनने वाला क्वेश्चन है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स पार्ट 1 में हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का व्यापक स्तर पर हर जगह प्रयोग होगा। इसी पर बेस्ड जितना भी हमारा काइनेमेटिक्स है, मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स जितना भी है, वह कंप्लीट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर आधारित होता है। तो अब उसी फेज में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वह मोशन इन प्लेन का एक टॉपिक है। मोशन इन प्लेन में खास करके दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर परीक्षा में, चाहे वो एकेडमिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तब, चाहे वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तब। एकेडमिक परीक्षा के दृष्टिकोण से वह लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें मैक्सिमम न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मोशन इन प्लेन का एक पार्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इससे मैक्सिमम परीक्षा में एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो सब्जेक्टिव में आए तब, चाहे वो न्यूमेरिकल्स के रूप में रहे तब। खास करके नीट और जेईई के एग्जाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन को टच करता है, प्रोजेक्टाइल मोशन से। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में सबसे पहले हम लोग को यह जान लेना है कि एक्चुअली में प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या, प्रोजेक्टाइल किसे कहेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि कोई हमारे पास प्लेन है, तो प्लेन में अक्सर हम लोग एक्स वाई प्लेन की बात करते हैं। मान लीजिए कि यह हमारा एक्स एक्सिस हो गया और यह वाई एक्सिस हो गया। तो इस ओरिजिन से, ओरिजिन का नाम दे दीजिए ओ। तो कहता है कि ओरिजिन से जब किसी वस्तु को थ्रो किया जाता है प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन का मतलब समझिए कि जमीन पर खड़े हैं, तब हवा में एक ढेला फेंक दिए, हवा में एक भाला फेंक दिए, हवा में कोई चीज हम फेंक दिए। तो जो हम लोग फेंकते हैं उसका मोशन जो होता है, देखिए मान लीजिए कि फेंकेंगे ऐसे, मोशन देंगे ऐसे। मान लीजिए कि इसको हम मोशन दे दिए, यह हो गया हमारा भी वेग से चला गया। तो जो हम लोग मोशन देते हैं उसका पाथ एक्चुअली में आकर के ऐसे बनता है, इस तरह से आकर के ऐसे गिरेगा, ये इस तरह से आकर के गिरता है वस्तु। तो इधर हम मोशन दिए हैं, लेकिन यह एक्चुअली में सीधा न जा करके वह आर्क के रूप में बन करके आकर दूसरे पॉइंट पर गिरता है। जैसे मान लीजिए कि यहां से उड़ा ओ से और यहां पर आ गया ए बिंदु पर, ठीक है। तो यह जो ओ पॉइंट है इसको कहा जाता है, इस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ फ्लाइट। पॉइंट ऑफ फ्लाइट, पॉइंट ऑफ फ्लाइट का मतलब हुआ कि जहां से वह उड़ा। अब यह जो मोशन दिया गया वी वेक्टर, वेलोसिटी, वह एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, मान लीजिए कि वह एंगल थीटा। इस एंगल का नाम होता है, यह नाम बहुत जरूरी है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, प्रक्षेप्य कोण, हिंदी में उसको बोलेंगे प्रक्षेप्य कोण, ठीक है। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, सॉरी, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यह जो है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, प्रक्षेप्य बिंदु। एक्स एक्सिस के साथ इसका वेलोसिटी वेक्टर का जो एंगल बना उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, प्रक्षेप्य कोण, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें चूंकि मुख्य रूप से सबसे पहले इसका पार्ट के बारे में जानकारी कर लेना है कि अगर कोई प्रोजेक्टाइल यानी कि कोई बॉडी एक पॉइंट से चल करके एक्स वाई प्लेन में उड़ते हुए किसी दूसरे पॉइंट पर आकर के गिर जाता है, तो उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, उस पार्ट की जानकारी पहले इनिशियल स्टेज में लेना जरूरी है। जैसे कि दो पार्ट ये हो गया, जहां से उड़ा उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। एक्स एक्सिस के साथ जो उसका वेलोसिटी वेक्टर एंगल बनाया,
फेंकते समय, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, यह जो उसका पाथ है, यह पाथ, यह स्ट्रक्चर के हिसाब से पाराबोला होता है, यह पाराबोलिक पाथ है ना, इसको बोलते हैं पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री। पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री यह होता है पाराबोलिक, पाराबोलिक स्ट्रक्चर के रूप में। हाइपरबोला, पाराबोला, एलिप्स, सर्किल, इस तरह से जितना भी कर्वियल पाथ होता है उसका 4 पार्ट्स होता है। मैथ में अगर आप पढ़े होंगे, एक सर्किल होता है, एक इलिप्स होता है, इलिप्स, उसके बाद एक हाइपरबोला होता है, एक पाराबोला होता है। तो यह जो पाथ है पाराबोलिक पाथ है, इसको कहा जाता है पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री, मतलब कि प्रक्षेप्य का पथ। यह हो गया। अब यहां देखिए, अब यहां जहां से यह उड़ा, ध्यान दीजिए, जहां से यह उड़ा मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और फिर इस प्लेन पर जाकर के जहां अंतिम रूप में गिर गया, यानी कि ओ से ए तक, यानी कि ओ से ए तक यह जो डिस्टेंस कहलाता है वह रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कहलाता है। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल माने कि रेंज का मतलब कि हम जहां से उसको मोशन दिए और फाइनली वो जहां पर जाकर गिरा, तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है उसका रेंज कहलाता है। ठीक है, इसके बाद यहां देखिए, यह यहां से उड़ रहा है तो यह ऊपर की तरफ भी जा रहा है, तो यहां जाकर के यह मैक्सिमम चला गया ऊपर। अब उसके बाद फिर वह नीचे आ रहा है, तो यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस होता है, यह डिस्टेंस, इसको कहा जाता है हाइट, एच। ठीक है, एच मतलब कि हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्लियर हो गया? तो यह जो मैक्सिमम पार्ट है, इस पार्ट का यह पोर्शन होता है, यह हो गया हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तीसरा चीज देखिए कि ओ पॉइंट से, यह मान लीजिए कि अगर पिक पॉइंट है पी, यह पिक पॉइंट, पिक का मतलब कि ऊपर की तरफ जब यह जा रहा है, तो उस कंडीशन में जो मैक्सिमम हाइट का पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पिक वैल्यू, है ना, तो वह मैक्सिमम हाइट हो गया। तो कहता है कि ओ बिंदु से, माने कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से उसको मैक्सिमम हाइट पर जो पहुंचने का टाइम होता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, और फिर मैक्सिमम हाइट से नीचे जमीन पर आने का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। वह दोनों का दोनों बराबर होता है कि जितना देर उसको मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में लगा उतना ही देर उसको फिर नीचे सतह पर आने में लगेगा। तो एक हो गया टाइम ऑफ एसेंट, एक हो गया टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, और दोनों को मिला देंगे कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट को, तो वह कहलाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। कहां से कहा कि ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक जाने में जो टाइम लगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि प्रक्षेप का समय, यानी कि सतह से उड़ा और सतह पर गिरा तो जितना टाइम लगा उसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखिए, इतना पार्ट हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि सब का इसमें इक्वेशन निकलेगा, उस इक्वेशन के आधार पर ही आपका क्वेश्चन और पूरा परीक्षा का न्यूमेरिकल सॉल्व ऑब्जेक्टिव बनता है। तो इस फिगर से हम आपको यह क्लियर कर दिए कि इसमें कौन कौन से पार्ट होंगे। एक बार रिवाइज करा देते हैं। एक्स वाई प्लेन में यह मोशन होगा, इसीलिए मोशन इन प्लेन का ये पार्ट है। जिस पॉइंट से वह थ्रो किया जाएगा प्रोजेक्टाइल को, यानी कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है प्रोजेक्टाइल, एक छोटा सा बॉल भी यहाँ पर फेंकते हैं तो प्रोजेक्टाइल हो गया। क्रिकेट का खिलाड़ी से गेंद को फेंकता है तो वह पाराबोलिक पाथ बनाते हुए जाकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर गिरता है। तो जिस पॉइंट से उड़ा उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, प्रक्षेप्य बिंदु हिंदी में भी होता है। ठीक है, वह एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया उसका वेलोसिटी वेक्टर, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, प्रक्षेप्य कोण। ठीक है, जिस बिंदु से, मतलब जिस पॉइंट से उड़ा और फिर उस सतह पर जिस पॉइंट पर गिर गया उसके बीच का डिस्टेंस को कहा जाता है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल,
परास, प्रक्षेप्य का परास। तो जब वह एक्स वाई प्लेन में उड़ता है तो वाई डायरेक्शन में जो इसका डिस्टेंस हो रहा है उसको बोलते हैं हाइट, और जहां पर आकर के वह पिक पॉइंट पर पहुंच गया वो मैक्सिमम हाइट कहलाता है, तो वह कहलाता है हाइट। ओ से माने कि अपने प्रक्षेप्य बिंदु से मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में जो समय लगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। अब मैक्सिमम हाइट से जो फिर पूरा सतह पर आने में जो टाइम लगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। और टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों को जोड़ देंगे तो बनेगा टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब कि सतह के एक बिंदु से उड़कर सतह के दूसरे बिंदु पर पहुंचने में उसको जो समय लगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इस तरह से यह एक प्रोजेक्टाइल का कंप्लीट पार्ट हो गया। अब हम इसका इक्वेशन के चक्कर में पढ़ेंगे कैसे कोई चीज निकलता है। तो चलिए इसको हम अभी मिटाते हैं और इसका जो मुख्य रूप से जो हमारा पार्ट है बस वही पार्ट लिखेंगे। ये आपको हम समझाने के लिए लिख दिए कि इतना पार्ट का जिक्र इसमें होगा। अब इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब यहां पर हम लोग वेक्टर सिस्टम से चलेंगे कि यह वेलोसिटी वेक्टर है। तो वेलोसिटी वेक्टर है और एक्स एक्सिस के साथ जब ये एंगल बना रहा है तो हम लोग याद कीजिए कि जब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की बात कहे थे तो कहे थे कि जब एक्स वाई प्लेन में कोई वेक्टर मूव करता है तो उसका दो कंपोनेंट टूटता है, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। क्योंकि यहाँ पर दो कंपोनेंट रहा है, क्योंकि जब यह ऑब्जेक्ट उड़ रहा है तो वह वाई डायरेक्शन में भी मोशन कर रहा है जिसके चलते ये ऊपर जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में भी मोशन कर रहा है जिसके चलते उसका ओरिएंटल रेंज आ रहा है। तो जिधर से एंगल बनाता है वेक्टर वह पोर्शन होता है cos थीटा। तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का इस वेलोसिटी के पार्ट होगा वो हो जाएगा v cos थीटा, और इस डायरेक्शन में जो पार्ट होगा वो हो जाएगा v sin थीटा। क्लियर हो गया? इस v cos थीटा का काम है उसको हॉरिजॉन्टल रेंज देना और v sin थीटा का काम है इसको वर्टिकल रेंज देना, और ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट मिल करके इसके पाथ को बना देता है पैराबोलिक पाथ। क्लियर हो गया? अब यहां पर एक एक करके हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां से जब उड़ा तो ऊपर के तरफ जो इसका कंपोनेंट है इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है खींच रहा है खींच रहा है। यहां पर आकर के इस पॉइंट पर आकर के यह हाइट मैक्सिमम हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट पर आकर के यह जो आपका v sin थीटा है इसका वैल्यू हो जाता है 0। तो जिस पॉइंट पर आकर के वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो गया वही पॉइंट उसका मैक्सिमम हाइट कहलाता है। तो यहां इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यह हो गया v cos थीटा, एक हो गया वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया v sin थीटा। यानी कि v cos थीटा का काम है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देना, उसको डायरेक्शन में मोशन देना, और v sin थीटा का काम है वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन देना। तो v sin थीटा जो है मैक्सिमम पॉइंट पर जाकर के इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अब तब सवाल है कि तब इसके आगे पर क्या होगा? तो इसके आगे यही v sin थीटा, यहां ध्यान दीजिए, वहां 0 आ गया। अब यही sin थीटा अब उसके आगे जब बढ़ेगा तो यह डाउनवर्ड हो जाएगा ऐसे नीचे की तरफ, तो ये हो जाएगा -v sin थीटा। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि यहां से v sin थीटा घटते 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 यहां 0 हो गया, तो वहां से उसका डायरेक्शन अब चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन चेंज होने के कारण फिर v sin थीटा काम करना शुरू होगा लेकिन नीचे की तरफ। तो इधर का पॉजिटिव नहीं है तो इधर का हो जाएगा निगेटिव। तो इस तरह से दो कंपोनेंट मिल करके ये एक प्रोजेक्टाइल का पाथ को तय करता है। ये हो गया कंपोनेंट। अब इसी दोनों कंपोनेंट से इसका निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखें, अब देखिए अब हम लोग को 2-3 पॉइंट इसमें निकालना होगा। क्या क्या? पहला पॉइंट होगा टाइम ऑफ एसेंट, दूसरा क्या होगा? टाइम ऑफ डिसेंट, तीसरा क्या होगा? हाइट ऑफ
प्रोजेक्टाइल। चौथा क्या होगा? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। यह मुख्य रूप से यही 4 पार्ट है जो इस प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड है कि टाइम ऑफ एसेंट का वैल्यू क्या होगा, टाइम ऑफ डिसेंट का वैल्यू क्या होगा, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगा और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगा। अब इसका निकालने का सिंपल तरीका है, जो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, उसी से हम निकाल सकते हैं। अब जिसे देखिए, अब मान लीजिए कि नीचे से यहां तक जाने में उसको टाइम लगा, इसको निकालते हैं। देखिए सिंपल है, टाइम ऑफ एसेंट। तो मोशन क्या कहता है कि जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर जाती है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। ठीक है, u माइनस जी टी। तो अब यहां पर नीचे से ऊपर जाने तक का टाइम को हम लोग टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं। तो t के लिए t में a लगा दीजिए, तो ये हो गया टाइम ऑफ एसेंट। क्लियर हो गया? देखिए अब यहां पर आइए, इसी को सोल्व कर दीजिए। यह लास्ट वेग है, अंतिम वेग। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर क्या बताया कि ऊपर जाते जाते अंतिम वेग इसका कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर हो गया 0 इक्वल टू यू है इनिशियल वेग। तो इनिशियल वेग इस पॉइंट पर इसको कितना दिया गया है, v sin थीटा। इनिशियल वेग का मतलब हुआ कि इसी वेग का जो कंपोनेंट टूटा, तो यह हो गया v sin थीटा। तो यहाँ लिखा जाएगा v sin थीटा माइनस जी इंटू टी ए। सिंपली हो गया। अब यहाँ टाइम ऑफ एसेंट निकल गया, कैसे? तो इसको लगा देंगे तो v sin थीटा अब बाई हो गया जी, यही निकल गया टाइम ऑफ एसेंट। सीधा सीधी हो गया। अब यहां पर आ गया टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट कितना होगा, तभी हम बताए कि ये भी टाइम ऑफ डिसेंट जो होता है सिंपली आपका ठीक इसी के बराबर होता है टाइम ऑफ डिसेंट। तो अब मान लीजिए कि यहां से चलना शुरू किया, तो अब यहां पर इसका इनिशियल 0 हो गया। क्योंकि अब यहां से चलेगा और यहां नीचे की तरफ आएगा तो वह डाउनवर्ड मोशन हो गया। तो जो v बराबर यू प्लस यू माइनस टी लिखे हैं, अब v बराबर यू प्लस लिखा गया टी। तो अब यहां पर देखिए, अब वहां से ऊपर से नीचे शुरू किया तो फिर यहां पर v इजकल टू अब लिखा जाएगा यू प्लस जी टी। अब यहाँ चूंकि टाइम ऑफ डिसेंट लिख रहे हैं तो यहाँ पर डी लगा देंगे, टी के साथ है डी लगा देंगे। तो v बराबर यू प्लस जी टी हो गया। अब यहां पर देखिए कि अब जब नियम है कि फ्री फॉलिंग बॉडी का नियम है कि आप नीचे से जिस स्पीड से किसी वस्तु को फेंकते हैं, ठीक वो उस पॉइंट पर आते हैं तो उतना स्पीड बन जाता है। तो यहां पर जब वस्तु आ गया तो वहां इनिशियल स्पीड हो गया 0, क्योंकि यहां से ओ से उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए यह फाइनल स्पीड था। लेकिन वहां से जब मोशन हम शुरू करेंगे यह इनिशियल हो जाएगा, तो यह इनिशियल स्पीड हो जाएगा 0, और जो यहाँ पर फाइनल स्पीड यहाँ पर आते आते क्या है, वह हो जाएगा v sin थीटा। निगेटिव साइन नहीं, नेगेटिव साइन डायरेक्शन के चलते लिया गया है। तो यहाँ पर यह जो स्पीड है यह बन जाएगा v sin थीटा इक्वल टू 0 प्लस जी टी डी, यानी कि मतलब कि टी डी इक्वल टू हो गया क्या, जी को इधर ला देंगे तो v sin थीटा बाई जी। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों का वैल्यू सेम आ गया है। v sin थीटा भाई जी, v sin थीटा भाई जी। पहले ही बताए थे कि किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर जाने में जितना टाइम लगता है, ऊपर से नीचे आने में भी उतना ही टाइम लगता है। किस में? फ्री फॉलिंग बॉडी में। जाहिर सी बात है कि हम ऑब्जेक्ट को मोशन दे दिए हैं तो उसके ऊपर अगर एयर ड्रैग को हटा दे, एयर रेसिस्टेंस को निगलेक्ट कर दिया जाता है, तो उस कंडीशन में नीचे से मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने का, जैसे यही ऑब्जेक्ट हो गया, जमीन हो गया, यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को हम फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ जाने में लगा उसको 10 सेकेंड, तो अपने मन से जब वो नीचे गिरेगा तो फिर 10 सेकेंड में ही नीचे गिरेगा, क्योंकि फ्री फॉलिंग बॉडी का कॉन्सेप्ट है वो। तो यह आपका टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट का वैल्यू निकल गया v sin थीटा बाई सिंपल इक्वेशन से, v इक्वल टू यू माइनस जी टी, v इक्वल टू प्लस जी टी। तो यहाँ पर 2 इक्वेशन आपका निकल गया, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। अब यहीं पर आपका देखिए, इसको मिटा देते हैं, सिंपल हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। सॉरी, तो यहाँ दोनों को जोड़ देंगे, अगर इस दोनों को हम जोड़ देते हैं, देखिए यहाँ लिख देते हैं, दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो बन जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहां लिखिए टाइम ऑफ
फ्लाइट, तो उसको बोलते हैं TF। यही सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्टाइल मोशन में, यही चीज पूछता है। यह टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, यानी कि v साइन थीटा बाई जी प्लस v साइन थीटा बाई जी, यानी कितना हो गया 2v साइन थीटा बाई जी। यह हो गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। एकदम सिंपल इक्वेशन है जो आप इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़े हैं, v इक्वल टू प्लस जी टी, v इक्वल टू माइनस जी टी, सिंपली उसी से निकल रहा है। देखिए, तो टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट को जोड़ देते हैं, मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट में सीधे दोनों को जोड़ देना है, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब है हाइट, प्रोजेक्टाइल का हाइट। तो अब यहाँ देखिए, अब हम इसको, अब आप इसको वीडियो को रोक करके उतार लीजिएगा। अब यहाँ पर हम हाइट निकाल लेते हैं, यहीं पर एकदम सिंपल तरीका है निकालने का। अब हाइट से रिलेटेड अगर आपको निकलना है तो मान लीजिए कि आपको डिस्टेंस मिल गया, इनिशियल स्पीड मिल गया, फाइनल स्पीड मिल गया, तो उस कंडीशन में हम चाहेंगे तो हाइट का इक्वेशन निकालने का तरीका क्या है, दो तरीका है। कौन कौन, एक तो हमारे पास है एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, इससे भी निकाल सकते हैं क्योंकि इनिशियल स्पीड हमको मालूम है, टाइम जो है टाइम ऑफ एसेंट जो पहुंचने का है वो मालूम है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, तो एच, इसको निकाल रहे हैं, इसको निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिए, इसको निकाल रहे हैं, एच इक्वल टू यूटी, यूटी तो इनिशियल स्पीड इसका कितना है, यह है v साइन थीटा, तो v साइन थीटा इंटू टी में कौन टी लगाएंगे, क्योंकि नीचे से ऊपर जाने का टाइम टाइम ऑफ एसेंट है, तो v टी ए, चूंकि नीचे से ऊपर जा रहा है तो माइनस यूटी प्लस 1/2 1/2 जी टी ए का स्क्वायर। यह सिंपली हो गया हाइट का फार्मूला। अब इसी में आपको भर देना है वैल्यू, कैसे, भी साइन थीटा इंटू, अब यहां देखिए टी ए है तो भी साइन थीटा बाई जी है, तो भी साइन थीटा बाई जी माइनस 1/2 इंटू जी इंटू स्क्वायर है तो हो जाएगा भी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर। अब इसी को सोल्व कर देना है, तो यहां देखिए भी अभी हो गया भी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस 1/2 जी से एगो जी कट जाएगा, भी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। तो यहां देखिए भी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी में से 1/2 भी स्क्वायर हटाइएगा तो कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा भी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यह हाइट का फॉर्मूला आपको निकल गया, यह हाइट का फॉर्मूला निकल गया। यानी कि कोई प्रोजेक्टाइल अगर ऊपर की तरफ भाग रहा है तो उसका मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यह हो गया। तो डिपेंड किस पर किया, उसके वेलोसिटी पर और उसके एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के हिसाब से वो आगे की तरफ बढ़ेगा। तो उसका एक्सप्लेनेशन हम बाद में देंगे, पहले आपको निकाल के बता देते हैं कि कैसे निकलता है। तो निकल गया, अब बच गया रेंज। तो देखिए यहां रेंज में निकाल देते हैं, रेंज। तो रेंज का मतलब होता है क्या, कि हॉरिजॉन्टल रेंज। तो यहां देखिए रेंज, अब यहां पर भी वही फॉर्मूला लगा देंगे। कैसे, तो देखिए इस डायरेक्शन में जो भी cos थीटा चल रहा है इसमें किसी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि भी cos थीटा यह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सिंपली वह चल रहा है कांस्टेंट स्पीड से। तो ओ से ए तक जाने का जो टाइम है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट, ओ से ए के तरफ जाने वाला स्पीड है वो है भी cos थीटा। तो सिंपली हो गया आपका रेंज आर माने डिस्टेंस बराबर भी cos थीटा आगुने टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि ओ से ए तक पहुंचने का जो टाइम है वह कहलाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। चूंकि रेंज निकलना है तो रेंज के डायरेक्शन में भी cos थीटा उसका कांस्टेंट स्पीड है, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, केवल इस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g है, इसलिए यह इस हिसाब से आया। और हॉरिजॉन्टल रेंज में क्या है, तो कांस्टेंट हो गया भी cos थीटा, ओ से ए तक पहुंचने का टाइम कहलाता है टाइम ऑफ फ्लाइट का टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये अपना वैल्यू रख दीजिए, भी
कॉस थीटा इंटू, अब टाइम ऑफ फ्लाइट का भी यहाँ इक्वेशन निकाले थे, क्या था 2v साइन थीटा बाई, तो कितना हो जाएगा यह, देखिए 2v साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। इसको देखिए यह एक फॉर्मूला पर आ गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है, तो v तो रह जाएगा v इंटू साइन 2 थीटा बाई v स्क्वायर, सॉरी v से v मतलब v स्क्वायर हो जाएगा, v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यानी कि हमारे पास यहां देखिए रेंज का फॉर्मूला क्या मिल गया, रेंज का फॉर्मूला ये मिल गया v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो इस तरह से यह 1 2 3 4 5, यह 5 चीज का इक्वेशन हम लोग इसमें निकाल चुके हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कि यह तो एक लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको पूछता है कि व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, किसी प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए उसका टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन प्राप्त करें। तो यह एक्सप्लेनेशन इसका हो गया। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गया कि जब इसका इक्वेशन निकल गया ये चारों पांचों चीज का, तो इस पर टिपिकल क्वेश्चन कैसे बनेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछेगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे पूछेगा, यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। तो अब आइए, अब जितना चीज हम पढ़े उसका हम यहाँ पर एक जगह एक साथ कलेक्शन कर देते हैं। इसको हम मिटा रहे हैं, आप उतार लीजिए। तो क्या क्या निकला हमारा, पहला क्या था, पहला टाइम ऑफ एसेंट यानी कि टी ए, यह क्या था, तो v साइन थीटा बाई जी। बी में क्या था, टाइम ऑफ डिसेंड यानी कि टी डी, ये भी उतना ही था, v साइन थीटा बाई जी। सी में क्या था, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि टी एफ, वह क्या था, दोनों को जोड़ दिए थे तो हो गया था 2v साइन थीटा बाई जी। डी में क्या था, हाइट, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। एच, यह क्या था, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ई में क्या था, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आर, यह क्या था, v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इस तरह से एक प्रोजेक्टाइल में इतना चीज हम लोग निकाल चुके, कैसे निकला है भी हम डिटेल बता दिए। अब उस क्वेश्चन का तो जवाब हो गया कि प्रोजेक्टाइल क्या है, प्रोजेक्टाइल के लिए इनका इक्वेशन प्राप्त करें, ये हम प्राप्त करके बता दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट हो गया इस पर ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल्स कैसे पूछेगा। तो इन्हीं सब इक्वेशन के कॉन्सेप्ट के आधार पर आपका इसमें ऑब्जेक्टिव यानी कि मैक्सिमम हाइट कब होगा, या इतना एंगल पर फेंका गया तो रेंज कितना होगा, या इतना रेंज प्राप्त करने के लिए किस एंगल पर फेंका जाएगा, या बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। तो वह कॉन्सेप्ट पर आधारित पूरा का पूरा क्वेश्चन होता है। तो अभी आपको हम केवल प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बताया और उसमें मुख्य रूप से 1 2 3 4 ये 5 जो पॉइंट आता है, इस 5 पॉइंट का इक्वेशन कैसे निकलता है, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है वो हम बता दिए। अब जो अगला क्लास हम लोग पढ़ेंगे तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, एक एक करके इस पर कैसे क्वेश्चन आता है, किस तरह से क्वेश्चन को ट्विस्ट करता है, क्वेश्चन को बहुत लंबा बना देगा, आपको पता चलेगा कि बहुत फास्ट क्वेश्चन होगा, लेकिन नहीं, जब उस कॉन्सेप्ट को आप जाने रहिएगा तो पता चलेगा कि नहीं ये तो जवानी बनने वाला क्वेश्चन है। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट के आधारित क्वेश्चन जो है, आप क्वेश्चन को समझिए, समझ करके जवानी आंसर बता दीजिए। तो आज का जो टॉपिक है बस इतना ही हम छोड़ देते हैं। इस टॉपिक को पहले आप रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद अगला जब हम पढ़ेंगे तो इस सब का एक्सप्लेनेशन और इस पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। उसके बाद फिर एक क्लास लेंगे तो इस पर आधारित न्यूमेरिकल 8-10 बताएंगे, ताकि पता चले कि इसका क्वेश्चन कैसे आता है। तो आज का टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा और अब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज की क्लास बस इतना ही। नमस्कार।